हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं साइनोसॉइड एंड फेजर्स के बारे में। तो आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि दो साइनोसॉइड के बीच में आप फेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आज फोकस जो है वो फेजर्स पे है। ठीक है, तो आज हम चीज सारी टाइम डोमेन से फेजर डोमेन में कन्वर्ट करेंगे, वो मैं आपको आराम से सिखाऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए फेजर्स होता क्या है। तो फेजर्स इज द कॉम्प्लेक्स नंबर दैट रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ द साइनोसॉइड। मतलब आपके पास अगर कोई साइनोसॉइड दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कोई साइनोसॉइड वोल्टेज, आप साइनोसॉइडल वोल्टेज आपको दिया हुआ है, उसको फेजर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो उसका आप एम्पलीट्यूड ले लो और उसका एंगल ले लो, तो बस वो फेजर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लीजिए मेरे पास है वी टी इज इक्वल टू वी एम कॉस ऑफ ओमेगा टी, इस तरह से मुझे दिया हुआ है। ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाई कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब आपसे कहा है भाई इसको फेज, ये तो आपका टाइम डोमेन में है, अब आपसे कहा गया है इसे फेजर डोमेन में कन्वर्ट करो। तो फेजर डोमेन में अगर आपका कन्वर्ट होगा तो कैसे होगा, यहाँ पे वी एम मतलब मैग्नीट्यूड ले लिया और इसका एंगल कितना है 5। तो ये आपका फेजर डोमेन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको पूरी को हम इस तरह से भी लिख देते हैं, कैपिटल वी करिए और इसके ऊपर एक इस तरह से डैश लगा। ठीक है, तो ये आपका जो वोल्टेज हो गया ये फेजर फॉर्म में हो गया। यहाँ पर क्या है, आपका मैग्नीट्यूड है और इसका एंगल। तो ये टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है, ये टाइम डिपेंडेंट है वोल्टेज, और ये जो है टाइम डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पर ये इसको कहते हैं हम फेजर डोमेन में, जिसमें आपका मैग्नीट्यूड रहता है और एंगल आपका रहता है। दूसरी चीज एक कहा गया कि भाई फेजर इज दी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं, जिसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं बात करूं तो ये आपके इस तरह से होते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है मेरे पास z विच इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ठीक है, तो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। इसको अगर ड्रॉ करें एक्सिस पे तो किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं आप, ये आपका रहेगा इस तरह से। ये मान लीजिए इमेजिनरी एक्सिस है और ये रियल एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर रियल एक्सिस पे हम कितना चले, x चल गए, यहाँ पे x चले, और इमेजिनरी एक्सिस पे आप कितना चले, y चले। तो यहाँ से आप x चले पहले और फिर y चल गए। तो यहाँ पर ये आपका मान लीजिए ये y है। तो ये आपका पॉइंट हो गया। किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो ये आपका हो गया x प्लस आई वाई। ठीक है, तो इसको आप कहेंगे x प्लस आई वाई, ये है इमेजिनरी। तो ये पहले से मैंने यहाँ पे इमेजिनरी लिख रखा है। तो ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया आपका x प्लस आई वाई। ओके, तो इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हो। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी तीन फॉर्म होती हैं। ये है आपकी रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, हम सिंपली एक्स एक्सिस पे गए फिर वाई एक्सिस पे चले गए। एक होती है फॉर्म इसकी पोलर फॉर्म, तो ये है आपकी रेक्टेंगुलर फॉर्म। एक होती है पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में क्या कहा जाता है कि भाई ये इसी पॉइंट तक तो पहुंचना है। इस पॉइंट तक को पहुंचने का एक और तरीका है कि हम यहाँ से कुछ पर्टिकुलर एंगल पे चले। तो मान लीजिए यहाँ से मैं कुछ पर्टिकुलर एंगल पे मुड़ जाऊं, मान लीजिए थीटा एंगल पे मुड़ जाऊं यहाँ पे। तो थीटा एंगल पे मैं मुड़ गया, यहाँ पे थीटा एंगल पे मुड़ गया, और फिर आर डिस्टेंस चल जाऊं, आर डिस्टेंस चल जाऊं, तब भी तो मैं इसी पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। तो ये जो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर फॉर्म से हम इसको पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो किस तरह से लिखा जाएगा आपका z इज इक्वल टू आर एंड एंगल थीटा। एंगल यहाँ पे फाई दिखाया मैंने। अब इस आर फाई को आप क्या कर सकते हो, इस आर एंड फाई को आप निकाल सकते हो। इनकी वैल्यू कैसे निकालोगे, आर कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, एक्स और वाई के टर्म में आपको चाहिए। तो आर जो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। तो आर जो हो जाएगा यहाँ पर, आर की बात करें तो
आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा √x² प्लस y²। ठीक है, जो एंगल हो जाएगा फाई वो आप लगा दीजिए, क्या हो जाता है tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको इस पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, एक और फॉर्म होती है जिसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो वो होती है z = r⁻⁵ इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसमें r की वैल्यू सेम है और फाई की वैल्यू भी सेम है। ठीक है, तो ये 3 फॉर्म होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो मैंने अभी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर करा दिया। तो अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, अगर आपने किसी भी क्वांटिटी को ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया तो वहां पर आपका ये हो जाएगा फेजर फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास ये टाइम डोमेन में था, आपने क्या कर दिया, इसको वीएम एंगल फाई में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या है, ये है पोलर फॉर्म में, तो ये इसको हम कहेंगे ये आपका फेजर फॉर्म में। ठीक है, तो फेजर फॉर्म के अंदर भी 3 चीजें आती हैं कि आप फेजर को भी आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख सकते हो, पोलर फॉर्म में लिख सकते हो और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो। तो इतनी चीज आई होप आपको क्लियर हो गई हो। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इसका जो बिहेवियर रहता है वो कैसे रहता है फॉर द डिफरेंट एलिमेंट। ओके, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। एक आपके पास रजिस्टर है, ठीक है, सबसे पहले एक सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक आपके पास रजिस्टर है और फेजर का यूज क्या होता है दोस्तों, फेजर जो होता है बहुत इजी कर देता है सर्किट को सॉल्व करना, लीनियर सर्किट को, जहां पर आपका साइनोसॉइडल वोल्टेज आपका लगा रहता है। मतलब जहां पर भी एसी वोल्टेज आपका लगा रहेगा वहां पर अगर आप फेजर डोमेन में सॉल्व करेंगे तो आपके जो सर्किट हैं वो इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे, ये आप अभी देख भी पाएंगे। ठीक है, तो लीनियर सर्किट को आपके जब भी साइनोसॉइडल वोल्टेज लगा हो तो आपका इजी रहता है। मान लीजिए ये मैं एक वोल्टेज यहाँ पे लगा देता हूँ, एसी वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एसी वोल्टेज लगा दिया। इसको मैं कह देता हूँ VT, ये टाइम डिपेंडेंट है, और ये है R। यहाँ से जो करंट जा रही होगी वो क्या जा रही होगी, IT। ओके, अब देखिए, अब इसको हम लिखते हैं कि यहाँ पर जो VT होगी वो क्या होगी, VT जो होगा यहाँ पर हो जाएगा VT = आपका हो जाएगा IT.R। ठीक है, अगर मान लीजिए VT जो मेरा है IT में मान लेता हूँ, IT मेरा जो है वो साइनोसॉइडल है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में IM sin of ⍵t। ओके, अगर इसी को मुझे फेजर फॉर्म में लिखना हो तो मैं इस तरह से लिखूंगा I = क्या रहेगा मेरा, IM रहेगा और इसका एंगल रहेगा, एंगल क्या है इसका 0 डिग्री, तो इसका 0 डिग्री एंगल रहेगा। ठीक है, इसको फेजर फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं VT की फॉर्म में बात करूं तो VT = यहाँ पे क्या आएगा, IM sin of ⍵t, तो ये हो जाएगा IM.R sin of ⍵t। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो गया IM.R sin of ⍵t। तो इसको भी आप, वोल्टेज को भी आप अगर फेजर फॉर्म में लिखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर VT का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, IM.R। तो VT का जो मैग्नीट्यूड है वो है IM.R और एंगल है इसका 0 डिग्री। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ये मेरा जो है मैक्सिमम वोल्टेज है VM और एंगल 0 डिग्री। ठीक है, और इसको हम डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं V फेजर। ओके, अब देखिए, अगर इसको फेजर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करें तो कैसे बनाएंगे, V फेजर = I फेजर.R, क्योंकि ये है IM मेरा और एंगल इसका भी 0 डिग्री है, तो इसको हम लिख सकते हैं I फेजर.R। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो फेजर फॉर्म में। अब देखिए,
मैंने आपको फेज एंगल कंपेयर करना सिखा दिया था, ठीक है। तो आप अगर वीटी और आईटी को कंपेयर करो यहाँ से, अगर मान लीजिए ये मेरा है वीटी, वीटी कितना है, वीटी मेरा है im.r साइन ऑफ ओमेगा टी, और आईटी मेरा कितना है, आईटी मेरा है im साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो क्या आप कंपेयर कर सकते हो, पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, कंपेयर बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि सेम फॉर्म है, सेम फॉर्म में है, सेम एंगल भी, सेम मैग्नीट्यूड भी है, मतलब मैग्नीट्यूड का जो साइन है वो सेम है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो आप इनका जो आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो, इनको कंपेयर कर सकते हो, इनके बीच में फेज डिफरेंस भी पता कर सकते हो। तो फेज डिफरेंस इनके बीच में 0 डिग्री है। तो यहाँ पर अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो वी फेजर है और आई फेजर है वो सेम फेज में है, ठीक है। मैंने आपको ये बता रखा था इसलिए मैंने इससे कंपेयर करके दिखा दिया। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं वीएम जो है उसका एंगल भी 0 डिग्री है, तो वीएम जो है वो 0 डिग्री पर है, और ये जो आई एम है ये भी आपका 0 डिग्री पर है, ठीक है, आई एम 0 डिग्री पर है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आई फेजर और वी फेजर जो है वो सेम लाइन में है आपके, इनके बीच में कोई भी एंगल का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये जो फेजर हैं ये दोनों आपके सेम फेज में हैं, इनके बीच में कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर क्या हुआ, हमने फेजर फॉर्म में इसको ड्रॉ कर दिया, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जब हम फेज को कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने कंक्लूजन बना लिया कि जो रजिस्टर है उसमें हम एक चीज़ समझ गए कि जो मेरा वोल्टेज है वो करंट के सेम फेज में रहता है, कोई भी फेज का डिफरेंस रजिस्टर के केस में तो नहीं आता, ठीक है। चलिए आपको इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे अगर एक वोल्टेज एसी वोल्टेज सोर्स के साथ अगर एक में इंडक्टर लगा दूं तो क्या होगा मेरा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। वो इन्फॉर्मेशन क्या है दोस्तों कि अनअकैडमी का सिर्फ 26 सितंबर से एक अनअकैडमी टेस्ट अरेंज करा रही है आप लोगों के लिए। अगर आप गेट और ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ब्रांच आपकी चाहे कोई सी भी हो, चाहे आप मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो या सिविल से हो, एक सेकेंड, हाँ, चाहे आप मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, ईसी से हो, तो आपके लिए एक टेस्ट है, 20 क्वेश्चंस आएंगे, आपके पास 60 मिनट रहेगी उसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे बढ़िया बात है कोई भी टेस्ट को देने का कि आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस टेस्ट को देने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि आप भी कर पा रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व, या फिर आपको अभी अपनी कमियों का पता चल जाएगा कि यहाँ मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ और यहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। पहला बेनिफिट ये है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि आपको जो है अगर आप फर्स्ट टू थर्ड रैंक लाते हैं तो आपको अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है जो 30,000 समथिंग का है वो आपको फ्री मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 4 टू 10 रैंक लाते हैं तो आपको 75% ऑफ मिल जाएगा, और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 11 टू 50 पे 50% आपको ऑफ मिल जाएगा, और 51 टू 100 पे 25% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जब आप लॉग इन करेंगे अनअकैडमी के टेस्ट के लिए, अनअकैडमी टेस्ट के लिए जब आप इनरोल करने जाएंगे तो आपसे एक कोड मांगेगा, तो वो आपको कोड यहाँ पे देना है, और कोड आपको देना है विद्या ट्रांस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि आपका जो कोड है वो क्या है, वो है आपका दोस्तों विद्या ट्रांस। तो ये आपको विद्या ट्रांस कोड जो है उसका इस्तेमाल करना है। तो आप अगर इनरोल करते टाइम में डालेंगे विद्या ट्रांस तो आपका इनरोलमेंट वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट के लिए जल्दी से रजिस्टर्ड अपने आप को कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है मेरी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर फ्री लाइव क्लास चल रही हैं 5:30 शाम 5:30 बजे डेली आपकी क्लास चलती है, तो उसकी भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो आपका वहाँ पर मैं ट्रांजिएंट पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए काफ़ी वो चीज़ें भी हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री क्लासेस हैं, कोई आपको चार्जेस उसके नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आप उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, 5:30 बजे डेली क्लास होती है, ठीक है। अब मैं ट्रांजिएंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें वो यूज़फुल रहेंगी।
चलिए अब हम आते हैं टॉपिक पे। और कुछ बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी के, जिसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। 15 सितंबर से इलेक्ट्रिकल का बैच स्टार्ट हो गया है, आरोहन बैच। उसमें आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। उसके लिए आप कोड इस्तेमाल कीजिएगा विद्या ट्रांस, तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बैचेस हैं ये आपको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन होगा तो। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। अगर इस रजिस्टर की जगह मेरा यहाँ पर इंडक्टर होता तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से इसको हटा के इंडक्टर लगा के देखता हूँ कि अब क्या होगा भाई, इंडक्टर के साथ क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे करंट में बने रह देता हूँ, आई एम ही है, और यहाँ पे मैं इंडक्टर लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने लगा दिया इंडक्टर। ठीक है, एल। अब आप देखिए अब क्या होगा। तो आई टी तो आपकी कितनी है, आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी है। यहाँ पर अगर आप वोल्टेज निकालेंगे तो कितना आएगा, वी टी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, वी टी इज इक्वल टू आपका बराबर होना चाहिए एल डी आई टी बाई डी टी के। ठीक है, ये आप फॉर्मूला आपको आता ही होगा। और वी टी इज इक्वल टू आपका हो गया एल डी आई बाई डी टी। तो एल यहाँ पे हो गया डी बाई डी टी ऑफ, यहाँ पर हो गया आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो वी टी इज इक्वल टू हो गया आपका एल, तो ये हो गया आई एम डॉट एल, और साइन का क्या हुआ, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। फिर डिफ्रेंसिएशन करोगे आप ओमेगा टी का, जो आएगा ओमेगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ओमेगा आई एम एल कॉस ओमेगा टी। तो वी टी जो आया वो आया आपका ओमेगा एल आई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अब आप इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हो। आप इसको लिख सकते हो ओमेगा एल आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो आई टी है वो आपका साइन ओमेगा टी है, वो है आपका साइन ओमेगा टी। तो अगर आपको इन दोनों को कंपेयर करना है तो आप इनको कंपेयर करने के लिए क्या करोगे, सेम फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो इसको अगर मैं सेम फॉर्म में कन्वर्ट करूँ वी टी को, तो वी टी जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा ओमेगा एल आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ दोस्तों, तो ये आप फर्स्ट लेक्चर से देख लीजिएगा। ठीक है, ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा वी टी इज इक्वल टू ओमेगा एल आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज इसको हम फेजर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फेजर फॉर्म में इसे लिखेंगे तो आप पता चल जाएगा आपको आप किस तरह से लिख सकते हो। ये जो है इसका मैग्नीट्यूड इसका है ओमेगा एल आई एम, तो मैग्नीट्यूड हो गया आपका ओमेगा एल आई एम। ओके, मैग्नीट्यूड ये हो गया ओमेगा एल आई एम। एंगल जो हो गया इसका वो हो गया आपका कितना, पाई बाई टू। तो आप इसको फेजर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हो। और ये हो गया आपका वी एम, ये मैक्सिमम वोल्टेज है यहाँ पर, तो ये हो गया वी एम एंगल पाई बाई टू। और इसी को हम कह देते हैं फेजर, तो इसको आप लिख सकते हो वी फेजर। ओके, तो वी फेजर जो है वो वी एम पाई बाई टू पर है। और अगर इसको मैं लिखूं तो ये मेरा हो जाएगा, इसको मैं लिखूं तो ये हो जाएगा आई एम विद दी 0 डिग्री, और इसको मैं लिख सकता हूँ आई फेजर। ओके, तो यहाँ से बिल्कुल सिंपली आप कंपैरिजन कर भी सकते हो। देखिए अगर यहाँ से हम कंपैरिजन करें तो हम देख पा रहे होंगे जो वी फेजर है, यहाँ पे जो आई फेजर है वो 0 डिग्री पर है, और जो वी फेजर है वो पाई बाई 2 डिग्री पर है। तो अगर आप यहाँ से ड्रॉ करना चाहो तो यहाँ से भी आप ड्रॉ कर सकते हो कि जो मेरा आई फेजर है वो 0 डिग्री पर है, और जो वी फेजर है वो 90 डिग्री पर है। तो यहाँ पर आप इस तरह से इनको ड्रॉ कर सकते हो। ओके, इस तरह से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। और दूसरी चीज आप यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हो कि जो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो पाई बाई 2 डिग्री लीड कर रहा है आई टी से। तो दोनों तरह से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ठीक है, 90 डिग्री क्या कर रहा है, लीड कर रहा है।
इसको आप दूसरी तरीके से ये भी कह सकते हो कि जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट के फॉर्म में आप लिख सकते हो, नोट के फॉर्म में मैं आपको लिखा देता हूं, नोट के फॉर्म में, कि अगर आपका इंडक्टर है और उस इंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रही है, तो वो करंट जो होती है, वो आपकी करंट जो होती है वो इंडक्टर वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है। नाइन्टी डिग्री क्या करती है? लैग करती है इंडक्टर के केस में। ओके, इंडक्टर के, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, इंडक्टर के केस में करंट जो होती है वो 90 डिग्री लैग करती है वोल्टेज से। ओके, यहाँ पे करंट जो है वो 0 डिग्री पर है और वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री पर। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं अभी। अगर इसको हम फेजर फॉर्म में लिखें तो इसको हम फेजर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये जो है आपका Vt, इसको आप लिख सकते हो J ओमेगा L I M साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, J ओमेगा L I M साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जे जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 90 डिग्री को। ठीक है, ये जे जो है वो 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आप एक चीज देखिए, ये जो है इसको हमें आई फेजर लिख सकता हूँ, इसको मैं आई फेजर लिख सकता हूँ और इसको मैं लिख दूंगा वी फेजर। तो वी फेजर जो हो गया मेरा वो इज इक्वल टू हो गया जे ओमेगा एल आई फेजर के बराबर, जे ओमेगा एल आई फेजर के बराबर। तो ये एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हो गया आपका, अगर हम डिस्कस देखें तो ये हो गई आपकी टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन और ये हो गई आपकी फेजर डोमेन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने V और I के बीच में टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट किया है। तो क्या आ रहा है? Vt इज इक्वल टू L dt बाई dt। ठीक है, तो ये हमने टाइम डोमेन में किया है। तो इस पे मैं लिख दूं, ये जो है वो टाइम डोमेन में है। क्या पेन हाथ में आ गया यार, ये टाइम डोमेन में। V और I के बीच में रिलेशन ये टाइम डोमेन में, और V और I के बीच में रिलेशन जो है ये जो है वो आपका किस डोमेन में है? ये है आपका फेजर डोमेन। ठीक है, तो इंडक्टर के केस में ये आप लिख लीजिएगा। मैं आपको एक टेबल भी बना दूंगा। एक पॉइंट यहाँ पर ये नोट करने वाला है, तो आराम से अपनी कॉपी पे इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह कैपेसिटर लगा दूं तो क्या होगा? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह कैपेसिटर लगा दूं तो क्या होगा? तो यहां पर मैंने लिया एक एसी सोर्स, यहां पर एक कैपेसिटर लगा दिया मैंने, यहाँ पे करंट मान लीजिए आपकी IT फ्लो कर रही है, IT, ये है आपका VT। ओके, आपका मान लीजिए VT दे रखा है आपको VM साइन ऑफ ओमेगा टी, VM साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, VT इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ पर जो I हो जाएगा IT, वो हो जाएगा आपका C dVt बाई dt। ये सब टाइम डोमेन में है। तो ये जो है आपका कैपेसिटर के केस में जो रिलेशन है करंट और वोल्टेज के बीच में, ये क्या है? टाइम डोमेन में। ये आपका टाइम डोमेन में रिलेशन है।
तो इसको लिख सकते हैं आप टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं vt की वैल्यू रख दूं तो it जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका c और d बाई डी टी ऑफ vm साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ पे हो गया आपका vm c कॉस ऑफ ओमेगा टी और ओमेगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम ओमेगा सी vm कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं आई टी इज इक्वल टू, ये हो गया आपका ओमेगा सी वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, तो इसको हम आप अगर फेजर में करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ये देखिए, इसको हम लिख सकते हैं वी एम एंगल 0 डिग्री। ठीक है, और ये हो गया हमारा वी फेजर। यहाँ पर अगर हम इसे लिखें तो इसको हम लिखेंगे ओमेगा सी वी एम और एंगल पाई बाई टू। तो यहाँ पे से हम लिखें तो हम लिखेंगे ओमेगा सी वी एम और एंगल जो है वो है पाई बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो आई फेजर है वो पाई बाई टू डिग्री पर है और जो वी फेजर है वो 0 डिग्री पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इस तरह से, अगर फेजर फॉर्म में ड्रॉ करना चाहो तो ये जो है ये इसको फेजर फॉर्म में लिख सकते हो। ये लिख सकते हो आप आई फेजर इज इक्वल टू, ये पाई बाई टू को आप क्या कर सकते हो जे के फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हो। ये जे जो रिप्रेजेंट कर रहा है 90 डिग्री, ओमेगा सी, ये वी एम साइन ओमेगा टी बचा यहाँ पर, तो ये हो गया वी फेजर। ठीक है, तो ये जो हो गई ये हो गई आपकी, ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गई ये हो गई आपकी फेजर डोमेन रिप्रेजेंटेशन। ये हो गई आपकी फेजर डोमेन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आप मुझे लगता है समझ गए होंगे इस चीज को, है ना? समझ गए ना? चलिए, ऐसे भी कंपेयर कर सकते थे यहाँ से भी कि जो आई है वो पाई बाई टू डिग्री क्या है, लीड कर रहा है इससे। मैंने फेज को कंपेयर करना आपको सिखाया था इनके टाइम डोमेन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो आई जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो यहाँ पे बना दीजिए, यहाँ पे अगर आप बनाएंगे तो आप बना देंगे कि ये वोल्टेज है मेरा और ये इससे 90 डिग्री क्या कर रहा है, लीड कर रहा है करंट। ठीक है, तो आप एक पॉइंट लिख सकते हो अपनी कॉपी पे, तो अपनी कॉपी पे लिख लीजिए कि कैपेसिटर के केस में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ नहीं, अभी कुछ और पढ़ा देता हूँ, एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, और एक टेबल भी बनानी थी। ठीक है, तो एक टेबल हम लोग बना लेते हैं क्योंकि एक किसी चीज की ना समरी करना बहुत जरूरी है। तो एक टेबल मैं आपको बनवा देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन और वोल्टेज फेजर डोमेन रिप्रेजेंटेशन में अगर हम देखें तो मैं एक टेबल आपको बना देता हूँ और मेरे पास बनी रखी है पहले से। ठीक है, नोट्स बना के रखता हूँ दोस्तों मैं पहले पढ़ाने से पहले, और कुछ बुक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जैसे कि अलेक्जेंडर वगैरह। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपका जो है मैं लिखा रहा हूँ समरी ऑफ वोल्टेज करंट रिलेशनशिप। तो यहाँ पे लिख लीजिए समरी ऑफ वोल्टेज करंट रिलेशनशिप। ठीक है, तो समरी ऑफ वोल्टेज करंट रिलेशनशिप।
तो यहाँ पे आपके एलिमेंट लिख लेता हूं मैं आर के केस में, और यहाँ पे लिख देता हूं टाइम डोमेन, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं फेजर डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पर है आर एल एंड सी। टाइम डोमेन में v इज इक्वल टू क्या होता है, आई डॉट आर। अगर यहाँ पर ए सी है तो ए सी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं वी टी इज इक्वल टू आई टी। टाइम डोमेन में है ना, तो इसको इसी तरह से लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे अगर आप स्मॉल वी बनाते हैं तो उसको वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं लोग कि ये आपका टाइम डोमेन में है। ठीक है, अगर आप कैपिटल वी बनाते हैं तो आपका फेजर में हो जाता है कोई चीज़। तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ वी टी इज इक्वल टू आई डॉट आई टी डॉट आर। ठीक है, फेजर में ये हो जाएगा वी फेजर इज इक्वल टू आई फेजर डॉट आर। ठीक है, एल के केस में आपका जो वी टी होता है वी टी इज इक्वल टू एल डी आई टी बाई डी टी। यहाँ पर आ जाएगा आपका वी फेजर इज इक्वल टू जे ओमेगा एल आई फेजर। ये मैंने बताया था ना आपको। यहाँ पर आपका हो जाएगा आई टी इज इक्वल टू आई टी इज इक्वल टू सी डी वी टी बाई डी टी। यहाँ पर क्या हो जाएगा आई फेजर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सारे वोल्टेज दिख रहे हैं, यहाँ पर हमने करंट लिख दिया, कोई बात नहीं, चलिए तो इसको लिख सकते हैं आई फेजर इज इक्वल टू जे ओमेगा सी। ओके, और अगर आपको वोल्टेज के फॉर्म में से लिखना है तो V इज इक्वल टू आप लिख सकते हो आई फेजर डिवाइडेड बाई जे ओमेगा सी। अब यहां से आप अंतर पता कर लो भाई, क्या क्या परेशानी होती थी टाइम डोमेन में और क्या चीजें सॉल्व हो गई फेजर डोमेन में। देखिए भाई, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन आ रहा है और इंटीग्रेशन आएगा। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ जे लीनियर की तरह आप सॉल्व करोगे बस। ठीक है, यहाँ पे कोई आपको टेंशन नहीं होगी। तो एक न्यूमेरिकल देता हूँ, वो आपको सॉल्व करना है, और उस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कीजिए, तब आपको चीजें और बेहतर समझ में आ जाएंगी। तो आपके पास एक वोल्टेज है, मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। तो एक वोल्टेज है वी, आपको दे रखा है वोल्टेज, आपको एक वोल्टेज दे रखा है, वोल्टेज इज इक्वल टू 12 cos 60 प्लस 45 डिग्री। ओके, ये आपको दे रखा है। ओके, आपसे कहा गया है कि ये जो वोल्टेज है वो अप्लाइड किया जाता है एक इंडक्टर पे, अप्लाइड किया जाता है, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.1 हेनरी। ठीक है, आपको पता करनी है फाइंड दी स्टेडी स्टेट करंट, थ्रू इंडक्टर। ओके, चलिए ये करके दिखाइए आप। तो बिल्कुल आसान है, ये वोल्टेज आपको दे रखा है टाइम डोमेन में, और ये आपको इंडक्टर दे रखा है 0.1 हेनरी। तो यहाँ पे बिल्कुल आप इसे फेजर फॉर्म में बिल्कुल इजीली कर लेंगे। फेजर फॉर्म में आप जानते हैं वी फेजर इज इक्वल टू जे ओमेगा एल आई फेजर। ठीक है, अब वी फेजर क्या है आपका, बताइए क्या है वी फेजर। वी फेजर हो गया आपका 12 विद द एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो 12 विद द एंगल ऑफ 45 डिग्री।
डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा जे ओमेगा एल, ठीक है, जे ओमेगा एल, जो आपका बराबर हो जाएगा आई फेजर के, ठीक है। तो ये भी फेजर है, ये भी फेजर है, पर ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ये आपके पोलर फॉर्म में। तो इसको आप पोलर फॉर्म में बना लीजिए। तो ये हो गया ओमेगा। ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा कहाँ से आएगी फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आएगी यहाँ से, ये है आपका ओमेगा। तो ओमेगा आपको दे रखा है 6, ये क्या है 12 cos ओमेगा टी प्लस 5 ना, तो ओमेगा इज 6, तो ओमेगा दे रखा है आपको 6। इंडक्टर एल दे रखा है आपको 0.1, ठीक है। और जे जो होता है उसको अगर हम एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जे क्या दिखाता है 90 डिग्री। तो आई फेजर जो हो गया आपका वो हो गया 12 45 डिग्री डिवाइडेड बाई ओमेगा एल 0.6 हो गया और विद द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो हो गया ये हो गया आपका आई फेजर इज इक्वल टू 20 with the angle of -45 डिग्री। ओके, ये हो गया आपका आई फेजर। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछी, द स्टेडी स्टेट करंट थ्रू इंडक्टर। तो यहाँ पे अगर वोल्टेज आपको टाइम डोमेन में ही दिया था और करंट आपसे पूछा है तो आप इसे टाइम डोमेन में ही आगे चल के रिप्रेजेंट करोगे। तो ये फेजर फॉर्म में हो गया, तो इसको आप कर लोगे आराम से टाइम डोमेन में। क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड, ठीक है, cos ओमेगा टी -45 डिग्री। ओके, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी करंट की। तो इसको कह सकते हो आप आई टी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हम आई एम ले रहे हैं, लेकिन कई बार आपको आई आर एम एस भी लेना पड़ेगा अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये जो वैल्यू होती है टाइम डोमेन में, ये आपकी वीएम, ये आपकी आईएम होगी, और यहाँ पे ये लोग ले लेते हैं आईआरएमएस, ठीक है। लेकिन इस कोई भी स्टैंडर्ड बुक में इस तरह से काम नहीं करते, वो फेजर में भी आईएम लेते हैं और टाइम डोमेन में भी आईएम लेते हैं, ठीक है। तो वो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपकी ये इस तरह से दिया गया हो, आपको फेजर वैल्यू दिया गया हो इस तरह से, ठीक है, मान लीजिए 20 एंगल -45, तो वो इसको IRMS कंसीडर करते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, IM/√2, तब आपका IRMS आता है, ठीक है। तो अगर आपको IM लिखना है, यानी कि ये लिखना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, IRMS में √2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कोई भी स्टैंडर्ड बुक में, जो अच्छी बुक्स हैं, उनमें कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं होती। तो ये आपको अकॉर्डिंगली अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से चेक कर लीजिएगा। लेकिन वहाँ पर इसी तरह से होता है, इसको हम RMS वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। ये जो वोल्टेज भी होगा वो भी, उसकी भी RMS वैल्यू होगी, है ना, वो भी RMS वैल्यू में आपका होगा। मान लीजिए वी फेजर दिया है आपको इस तरह से, तो यहाँ पर आपका मान लीजिए ये दिया हुआ है 10 एंगल 20 डिग्री, ठीक है। तो ये जो होगा, ये आपकी जो होगी वो RMS वैल्यू होगी, VRMS। फिर इसको टाइम डोमेन में आपको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर एंगल के साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूंगा ये वाली चीज। अभी मैंने आपको वो बताया जो सही है, ठीक है। अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी देख लेंगे। तो ये आपकी सही चीजें हैं, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट फेजर दे रखा है तो आप इसको RMS वैल्यू करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। कोई भी स्टैंडर्ड बुक में लेकिन इस तरह से नहीं दिया होगा। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, वहाँ पर आप लोगों की बहुत रिक्वायरमेंट है। यहाँ से कोई भी बच्चा वहाँ पे नहीं जा रहा है, तो मेरे वहाँ पे फॉलोअर्स बहुत कम है। तो unacademy.com पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। नाम मेरा है अनुभव जैन। तो unacademy.com पे जाइएगा, अनुभव जैन सर्च कीजिएगा, ठीक है, और मुझे फॉलो वहाँ पे कर लीजिएगा। मैं 5:30 PM पे डेली, शाम 5:30 पे, 5:30 बजे शाम के, डेली आपकी क्लास ले रहा हूँ वहाँ पर, लाइव क्लास जो कि बिल्कुल फ्री है। तो फ्री क्लास आप लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे इजीली आप चीज़ों को देख सकते हैं। आप डायरेक्ट लाइव मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो आपने क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं पाए,
वहाँ पर आप उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो बैचेस हैं इनको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप गेट और ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये बैचेस बहुत अच्छे बैचेस हैं, इंडिया की टॉप फैकल्टी यहाँ पर आपको पढ़ा रही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो बैचेस हैं 15 सितंबर से स्टार्ट हो गए हैं, ज़्यादा टाइम अभी निकला नहीं है। ठीक है, तो आप विद्या ट्रांस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% यहाँ पे ऑफ मिल जाएगा। सेम आप देखिए ईसी के लिए भी 15 सितंबर से बैच स्टार्ट हो गए हैं और कोड आपको वही इस्तेमाल करना है जो कि मैंने आपको बताया, क्या है, विद्या ट्रांस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, 10% ऑफ मिल जाएगा आपको प्लस पे। ठीक है, सेम आपके इलेक्ट्रिकल का केवल गेट के लिए भी बैच स्टार्ट है और इलेक्ट्रॉनिक्स का गेट के लिए भी बैच स्टार्ट हो गया 15 सितंबर से। ठीक है, दूसरी चीज याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल गेट 2023 के लिए ही पढ़ाया जा रहा है, 22 के लिए भी कई सारे बैचेस हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंटेंट बहुत सारा है और आपको लाइव क्लास मिलेगी, तो इसमें फायदा क्या रहेगा, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं डायरेक्ट। अब रिकॉर्डेड लेक्चर में जैसे मैंने ये रिकॉर्डेड करके अपलोड किया, अब आप अपने डाउट नहीं पूछ पाए, लेकिन यहाँ पर आप इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से डायरेक्ट अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो ये बैचेस को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। मुझे फॉलो कीजिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, लिंक मैं दे दूंगा आपको। लाइव क्लास के लिए इनरोल जरूर कर लेना, डेली 5:30 बजे लाइव क्लास होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।